हेलो एवरीवन। नाउ वी आर डिस्कस दी टू टॉपिक जो हमारे ना इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, जीडीपी और करेंसी के रिलेटेड हैं कि करेंसी की डिमांड और सप्लाई को कैसे कम और बढ़ाया जाता है। दी फर्स्ट वन है सीआरआर। सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। उसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, सीआरआर क्या होता है? जो आरबीआई होती है ना, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सभी बैंकों की बैंक है। ठीक है, जो सभी बैंक है ना, कमर्शियल बैंक में सभी बैंक आ जाते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ठीक है, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, ठीक है, ये सभी बैंक आ जाते हैं। आरबीआई है ना, आरबीआई ने एक ना परसेंटेज बनाई हुई है, ठीक है, जो हर साल चेंज होती रहती है, जो अभी है 4.5। ठीक है, वो जो हर एक कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है उसका 4.5 जो है वो ना आरबीआई को डिपॉजिट करवाना होता है इन्होंने। ठीक है, एक सिक्योरिटी के तौर पर। वो सिक्योरिटी इसलिए रखती है कि इन केस अगर बैंक की सॉल्वेंसी हो जाए, सॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया हो जाए, अगर बैंक डूब जाए तो जो बैंक है, बैंक हेल्प करती है उन बैंकों को, जो उनके पास पैसा होता है ना उससे हेल्प करती है और डूबने नहीं देती, मतलब कि उनकी सॉल्वेंसी नहीं होने देती। ठीक है, और जो ये परसेंटेज होती है ना, इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसके बदले में आरबीआई कमर्शियल बैंक को कोई परसेंटेज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह नहीं देती। ठीक है, और बैंकों का जो 4.5% है ना, वो आरबीआई के पास पैसा स्टक हो जाता है। ठीक है, जो सेकंड वन है वो है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इसमें ऐसे होता है, जो आरबीआई ना जो कमर्शियल बैंकों को कहती है कि आप ना अपना इतना परसेंट, मतलब कि जितने भी एसएलआर उस ईयर में चल रही है, जैसे अभी चल रही है 18%, 18% चल रही है, तो जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहते हैं कि आप जो अपना 18% है ना, जो 18% है ना वो अपने पास रखें। ठीक है, इट मीन्स कि वो ना कस्टमर को, जो अपने है ना बैंक के, वो 18% जो कैश है ना वो कस्टमर को नहीं दे सकते। ठीक है, वो कैश हमें लिक्विडिटी के हिसाब से, मतलब कि लिक्विड रखना है। लिक्विड में वो आ जाते हैं, जैसे लिक्विड में कैश आ जाता है, गोल्ड आ जाता है और सिक्योरिटी बॉन्ड आ जाते हैं। लिक्विड मतलब होता है कि ऐसे तरीके से रखना है कि जो आसानी से ना कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश तो कैश में कन्वर्ट ही है, ठीक है, गोल्ड है वो भी हो जाएंगे, जो सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। और इसमें ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई कहती है कमर्शियल बैंक को कि आप अपना ना 18% जो कैश है वो किसी को मत दे, मतलब कि अपने पास रिजर्व रखें। और अगर इन केस अगर कुछ होता है ना, तो उस जो 18% में जो भी होता है ना, कैश वगैरह जो गोल्ड वगैरह होता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो यूज़ करते हैं, मतलब कि बैंक ना इतनी छेती डूब नहीं सकती। ठीक है, इसमें ये भी बेनिफिट हो जाता है। मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे ना एसएलआर में मैंने बोला कि कैश रख सकते हैं, ठीक है, गोल्ड रख सकते हैं और अपने बॉन्ड्स वगैरह रख सकते हैं। जो कैश होता है ना, कैश में अगर रखेंगे तो बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, एक तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है, अगर हम डिपॉजिट कराएंगे, जैसे एफडी कराते हैं, ठीक है, उसमें हमें डिपॉजिट करती है। अगर बैंक का 18% पैसा, ठीक है, फंस गया तो बैंक को प्रॉफिट कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसलिए बैंक ना कैश भी कम ही रखती है वो 18% पे। अगर गोल्ड में रखेंगे, गोल्ड में ये होता है कि आपको पता है गोल्ड में रिस्क रहता है, वो कम भी सकता है और पैसा कि हमारा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसमें भी बहुत रिस्क रहता है। तो इसलिए ना जो सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं ना, सिक्योरिटी बॉन्ड वो ना हमारी गवर्नमेंट ने ना बॉन्ड रेडी किए होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, उन्होंने ना एक सर्टिफिकेट तैयार किया होता है, जिसमें वो कहती है कि हम ना बैंकों को 7%, 8%, जितना भी होगा ना उसका परसेंटेज, हम आपको इतने परसेंट देंगे, आप ना हमें लोन दो। ठीक है, वो 18% में ना वो सिक्योरिटी बॉन्ड भी आता है। जो बैंक होती है ना, वो ना अपना 18% में 10 या 12% या 15%, जो भी उनको ना सही लगता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे ना वो गवर्नमेंट को लोन दे देती है। ठीक है, उसमें बैंक को ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो एसएलआर में ना ज़्यादातर हर एक बैंक ना यही यूज़ करती है। इसमें एक तो बैंक को प्रॉफिट तो होगा, एक तो जो 18% है उनका, ठीक है, वो पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, वो पैसा फंसा हुआ है, लेकिन बैंक को प्रॉफिट चाहिए, तो बैंक ना वो सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं होती जो गवर्नमेंट के होती हैं, ठीक है, उनको दे देती है। उसमें दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो गवर्नमेंट वो कंट्री को डेवलप करने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, अगर हमारी कंट्री डेवलप होगी तो हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो जो हमारा देश है वो डेवलप कंट्री होगा। ठीक है, मतलब कि डेवलप में जाएगा। और जो आरबीआई है ना, अब आप सोचो कि जो सीआरआर में 4.5, ठीक है, और एसएलआर में
18% जो होता है, ठीक है, मतलब कि वो हो गया 22.5, ठीक है। 22.5 जो परसेंटेज है ना, वो पैसा ना स्टक ही रहता है, ठीक है, वो स्टक रहता है, जिसके हिसाब से ना वो करेंसी की जो मतलब कि डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, उसके हिसाब से करती है कि किस हिसाब से हम पैसा अगर वो मार्केट में करना चाहते हैं, ठीक है, पैसा लाना चाहते हैं, तो वो परसेंटेज घटा देंगे, क्योंकि हर ईयर वो चेंज होती रहती है। वो उन्होंने घटा दी परसेंटेज, ठीक है, तो और जो करेंसी है वो करेंसी ज़्यादा मार्केट में चली जाएगी। अगर उन्होंने बढ़ा दी तो मार्केट कम चल जाए, मतलब कि मार्केट में कम पैसा जाएगा। तो इससे ये होता है हमारी इन्फ्लेशन भी इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको पता ही है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा होगी, तो उससे हमारी डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी। और अगर अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको पता है जो सप्लायर है वो अपने हिसाब से रेट बढ़ाएंगे, और उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और ऐसे ही अगर हम करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई में कोई वेरिएशन देखेंगे ना, जिससे महंगाई हो जाएगी, ठीक है, उससे ये होगा कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट वगैरह लगती है ना, तो वो भी इंक्रीज़ होगी। और अगर वो इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट पर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये जो सभी कॉन्सेप्ट है ना, ये एक दूसरे के साथ ना बहुत लिंक करते हैं। तो आरबीआई है ना, वो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई ना इसके हिसाब से बढ़ाती है और घटाती है। वो अपने हिसाब से देखती है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए और कितना पैसा नहीं होना चाहिए। और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हमारी इंडिया की जीडीपी पर भी इफ़ेक्ट करता है।